नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में डाल्टन कंप्लीट कर लिया है, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप कंप्लीट कर लिया है, उसमें जो कमियां थी वो भी जाहिर कर दी हैं, और रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप चल रहा है। इस पूरी स्टोरी में जो मैंने आपसे कहा था कि आप फिजिक्स के नजरिए से परमाणु को पढ़ रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री से अलग सोचें या यूं सोच लें कि आप परमाणु के बारे में कुछ नहीं जानते, तो नई चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो आपने देखी है कि डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, इन तीनों में कोई भी गलत नहीं था, है ना। डाल्टन की बातें भी सही हैं, थॉमसन की भी अपनी जगह सही है, कुछ एक चीजों के कारण ये विफल हुए हैं, उस विफलता का आगे रिपेयरिंग हुआ है ना। तो आगे से आगे मॉडल में सुधारीकरण हो रहा है और मॉडल परिशुद्ध होता जा रहा है। रदरफोर्ड का विश्लेषण थोड़ा सा लंबा लेना पड़ता है, उसका रीजन है रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, लेकिन इसके अलावा रदरफोर्ड की इस बात में भी दिलचस्पी थी कि सभी या विभिन्न धातु पत्र में नाभिक सब एक जैसे होते हैं। विश्लेषण में पाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड की यह भी दिलचस्पी थी कि अल्फा कण का जो प्रकीर्णन कोण है वो कहीं तो 0 है, कहीं अल्फ है, कहीं ज्यादा है, उसके पीछे के क्या रीजन थे। इसके अलावा रदरफोर्ड की सबसे बड़ी दिलचस्पी नाभिक के आकार को जानने में थी, उसका रीजन था। एक बार तो आप भी सोच सकते हो कि रदरफोर्ड के दिमाग में ये बात आई होगी कि यार हो सकता है कि नाभिक परमाणु से पृथक कोई अलग बॉडी हो। एक बार के लिए ये आप कैसे सोचने को तैयार हो जाते हैं कि नाभिक परमाणु का ही भाग है, किस आधार पर सोचते हैं आप, है ना। रदरफोर्ड के भी दिमाग में ये बात थी कि यार न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम, इसको कैसे बोल सकते हैं या किस आधार पे बोल दें। इससे साइज का पता लगाना बहुत आवश्यक था कि साहब साइज, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि नाभिक का साइज मान लो परमाणु से बड़ा निकलता, तो फिर आप कहते कि नाभिक परमाणु का पार्ट है, नहीं कहते। वो तो आपने देख लिया कि साहब परमाणु तो नाभिक का 1,00,000 गुना होता है, यानी परमाणु तो बहुत बड़ी बॉडी है। ऐसा समझो आप किसी क्रिकेट या फुटबॉल के मैदान में आप बीच में अकेले खड़े हो तो मैदान आपके क्षेत्रफल की तुलना में कितना बड़ा है, तो आपको मैदान के अंदर ही माना जाएगा। ये तो है नहीं कि मैदान को आप सिर पे लेके चल रहे थे या मैदान आपके अंदर था, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये जस्टिफिकेशन तो आकार से होता है ना, है ना। तो स्वाभाविक रूप से रदरफोर्ड की इसमें बड़ी गहरी दिलचस्पी थी कि आकार क्या है नाभिक का। जब आकार देखा गया कि परमाणु के आकार का 1,00,000वां भाग है, मतलब बहुत छोटा है, तो फिर नाभिक परमाणु के अंदर का एक भाग है, यह फिर स्पष्ट हो गया, है ना। स्वर्ण नाभिक की बात करें तो स्वर्ण नाभिक का आकार तो, जैसे मैंने आपको कल अंतिम टॉपिक पढ़ाया था, कल का एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना। तो कल आपको अंतिम टॉपिक पढ़ाया था अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी, नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी। तो निकटतम पहुंच की दूरी में मैं आपको अंत में समझा रहा था कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि अल्फा कण की नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी के हिसाब से त्रिज्या का अनुमान एग्जैक्ट बैठता है लगभग, है ना। ये तो निकटतम पहुंच की दूरी r0 त्रिज्या तो नहीं है, हाँ उससे थोड़ा कम कर लो फिर वो त्रिज्या ही है। तो कहने का मतलब आकार का आकलन तो हो ही जाता है, ठीक है। अब सब रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन तथा अन्य विश्लेषणों के आधार पर परमाणु प्रतिरूप के संदर्भ में सुझाव दे रहे हैं, है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का
परमाणु प्रतिरूप या मॉडल कह दो ना, परमाणु मॉडल। बात एक ये मिक्स हो जाता है हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा, है ना। तो सब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग व अन्य विश्लेषण, इनका इस्तेमाल करके रदरफोर्ड परमाणु के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करते हैं। पहला सुझाव, है ना। पहले सुझाव में रदरफोर्ड बताते हैं कि परमाणु का समस्त धनावेश, यह संपूर्ण कह दो, है ना, परमाणु का समस्त धनावेश या संपूर्ण धनावेश व अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस बात में कोई गलती आज भी नहीं है ना। यह बात आज भी सत्य है। यह पहला सुझाव। अब दूसरा सुझाव, नंबर 2। दूसरा सुझाव है नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻15, परमाणु के आकार लगभग 10⁻⁻10 की तुलना में बहुत अल्प है। आकार वाइज बात करें तो नाभिक का आकार, नाभिक का आकार मच लेस देन परमाणु का आकार। ये मैं अभी आपको समझा के निपटाई हूं, है ना। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, खाली है। यह धारणा मैंने आपको समझाई दी थी कि थॉमसन की धारणा से भिन्न रही। आप वैसे समझा करो, अब आपको उस हिसाब से, बुद्धिमत्ता के हिसाब से देखना चाहिए। रदरफोर्ड जब परमाणु के संदर्भ में कोई बात करने लगे या प्रयोग करने लगे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, आप किताबों को पढ़ा करो, किताबों में बहुत दिलचस्प बातें हैं। तो रदरफोर्ड जब अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करने लगे तो थॉमसन मॉडल का पूरा अध्ययन रदरफोर्ड द्वारा किया जा चुका था, और पहले से रदरफोर्ड कुछ परिणाम एक्सेप्ट करते थे, या उनको पता था कि कुछ परिणाम ये आएंगे, है ना, और उन परिणाम को देखकर ही वो विश्लेषण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रयोग बिल्कुल एकदम नई इन्वेंशन हुई हो। नई इन्वेंशन की बात कहोगे तो आप डाल्टन ने की है। नए डाल्टन के दिमाग में बात आई कि पदार्थ सूक्ष्म इकाइयों से निर्मित है, बाकी फिर उस इकाई को आगे से आगे तराशने लगे, वो अलग चीज है। तो इन्वेंशन कहोगे तो डाल्टन की है। लेकिन अब जैसे रदरफोर्ड प्रयोग कर रहे हैं, तो रदरफोर्ड पहले से थॉमसन मॉडल का अध्ययन कर ये बात जानते हैं कि कुछ घटनाएं तो इस तरह से घटेंगी, उनको पहले से पता था, और वो घटी भी सही, है ना। तीसरा सुझाव, तो ना परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है ना। तीसरा सुझाव, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के संदर्भ में तीसरा सुझाव था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। आप कहोगे तो बोर में भी था, लेकिन बात को ध्यान से समझो। बोर में ऑर्बिट पोजीशन थी, ये ऑर्बिट की सोच रदरफोर्ड मॉडल में नहीं थी, है ना। ऑर्बिट की सोच का और सभी संभव त्रिज्या में बहुत फर्क है। तो सब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, है ना। तो सब इलेक्ट्रॉन की सभी संभव त्रिज्या में गति
ये तीसरा सुझाव था। अंतिम और फोर्थ, अंतिम सुझाव वही था जो थॉमसन ने कहा, थॉमसन से सहमत हो गए थे। नाभिक के अंदर धनावेशित कणों की मात्रा उतनी है, मतलब प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, है ना। नाभिक जब रदरफोर्ड ने नाभिक का इन्वेंशन किया तो प्रोटॉन खोजा जा चुका था। तो नाभिक के अंदर धनावेशित कणों यानी प्रोटॉन की संख्या बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, या यूं कह दें नाभिक के अंदर उपस्थित कणों पर कुल धनावेश नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित ऋण आवेश के बिल्कुल बराबर है, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन है। परमाणु विद्युत उदासीन है। ठीक है साहब, ये रदरफोर्ड परमाणु विद्युत की परमाणु प्रतिरूप के संदर्भ में व्याख्या या सुझाव। अब आ जाओ साहब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, है ना। तो अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिख देता हूं शॉर्ट में। रदरफोर्ड मॉडल है ना, परमाणु मॉडल है ना। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल ने बनाए परमाणु मॉडल, परमाणु था इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दो कमियां। पहला, परमाणु का स्थायित्व, है ना। परमाणु का स्थायित्व। अब सब अभी मैंने आपको पढ़ाया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। वृत्ताकार पथ में गति त्वरित गति है, क्योंकि जो कण वृत्ताकार पथ में गतिशील है उस पर केंद्र की दिशा में यानी केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय त्वरण कार्यरत है। वृत्ताकार पथ बिना अभिकेंद्रीय त्वरण के संभव ही नहीं है। इसका मतलब वृत्ताकार पथ में जो भी गति करता है वहां अभिकेंद्रीय त्वरण मौजूद है, मतलब वो गति त्वरित गति कहलाएगी, है ना। तो वृत्ताकार पथ में गति त्वरित गति है। क्लियर। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई कण त्वरित गति, आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित होगी, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, है ना। एक बार और सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। वृत्ताकार पथ बिना अभिकेंद्रीय त्वरण संभव नहीं है। इसका मतलब वृत्ताकार पथ में गति एक त्वरित गति है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की सुनो। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहता है कि आवेश जब त्वरित गति करता है तो ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर त्वरित गति कर रहा है, मतलब वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, वह ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन करेगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करेगा। ये ऊर्जा युक्त तरंगे हैं, इनके पास ऊर्जा होती है। तो ये तरंगे जो ऊर्जा युक्त हैं, तो स्वाभाविक है ऊर्जा रिलीज होगी, परमाणु से मुक्त होगी, तो इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या में कमी आएगी और अंतत्वगत्वा इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, है ना। ऐसे समझिए आप, जैसे सब ये वृत्ताकार पथ में गति है, अब ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित हो रही है, तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम होती जाएगी और अंतत्वगत्वा ये इलेक्ट्रॉन किसमें कूद जाएगा, नाभिक में। ऐसा करने से परमाणु से
ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित हो रही है, सब विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहता है। जब ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोता रहेगा और अपने वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम करते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएगा। मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नाभिक तो स्थायी है, वो तो रहेगा, लेकिन परमाणु स्थायी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रह ही नहीं सकेंगे, उनको तो अंतत्व गत्वा कहां गिरना है, नाभिक के अंदर गिरना है। हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी है। अगर परमाणु स्थायी न होता तो बॉन्डिंग करके अणु कैसे बनता, अणु से बॉन्डिंग द्वारा पदार्थ कैसे बनता। अगर परमाणु का स्थायित्व नहीं है तो फिर अणु भी स्थायी नहीं है, और अणु स्थायी नहीं है तो पदार्थ भी स्थायी नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि सामान्यतः सभी पदार्थ स्थायी हैं। अब उल्टा चलो, पदार्थ स्थायी है तो अणु स्थायी है, अणु स्थायी है तो परमाणु स्थायी है। तो सब वस्तुओं के स्थायित्व से प्रकट है कि परमाणु स्थायी होता है, अस्थायी नहीं। जबकि रदरफोर्ड मॉडल में नाभिक तो स्थायी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएंगे, नाभिक में, तो परमाणु का तो स्थायित्व खतरे में है, जो गलत है ना। बी, रेखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या है ना, ये दूसरी विफलता का कारण, रेखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब आप समझ लीजिए कि साहब इसका मतलब परमाणु का स्पेक्ट्रम लिया जा चुका है प्रायोगिक रूप से, तभी तो मैंने कहा रेखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो सब समय गुजरता है, विकास होता है ना। विकास समय का, यूं मान लो समय गुजरेगा तो विकास होगा ही, परिवर्तन होंगे ही, है ना, उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो सब समय गुजर रहा है, चीजों को जानने के लिए मशीनें भी बनती जा रही हैं। अपन 1910 करीब में चल रहे होंगे इस समय जब बात कर रहे हैं, क्योंकि 1913 में तो नील्स बोर की बात आ चुकी। तो कहने का मतलब विकास तो होगा ही ना अपनी जगह। आपके थोड़ी आपके सोते रहने से दुनिया बंद सो जाएगी। आप अगर सो रहे हैं तो सो रहे, दुनिया तो अपना काम करेगी ना, लोग बाग तो अपना काम कर रहे हैं। ये थोड़ी कि मैं 12 बजे उठूंगा तो दुनिया भी 12 बजे उठती, ऐसा नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब, इसका मतलब वो मशीनें विकसित हो चुकी जो परमाणु के स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर रही हैं, तभी बात आई है ना। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखिल पाया गया प्रायोगिक रूप से। अब देखा इसकी पुष्टि रदरफोर्ड मॉडल करता है क्या। रदरफोर्ड मॉडल में देखें आप, वापस नंबर 3 पर आ जाएं। नंबर 3 ही विवाद है। देखो 1 विवाद नहीं है, 2 विवाद नहीं है, 4 विवाद नहीं है। 1 करेक्ट है, पहला सुझाव करेक्ट है, दूसरा सुझाव करेक्ट है, चौथा सुझाव भी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी विवाद आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, तीसरे के। अब तीसरा जो सुझाव है रदरफोर्ड का, वो कहता है कि सब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में गति करता है। सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में गति करता है। इसका मतलब नाभिक से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, क्योंकि सभी संभव त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो गैप तो आने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्पेक्ट्रम सतत ही तो आएगा, रेखिल तो आ ही नहीं सकता। तो साहब अगर नंबर 3 जो सुझाव है उसके आधार पर देखें
तो सभी संभव त्रिज्या में गतिमान इलेक्ट्रॉन सभी संभव ऊर्जा का विकिरित करेंगे, यानी उत्सर्जन करेंगे। और जब सभी संभव ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो सभी संभव तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होनी चाहिए, और सभी संभव तरंगों के विकिरण उत्सर्जित होनी चाहिए, तो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। तो रदरफोर्ड के अनुसार तो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक आधार पर पता पड़ा है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय है। तो स्वाभाविक है यहां भी मिसमैचिंग हो रही है बात में। जो रदरफोर्ड मॉडल तो कहता है कि स्पेक्ट्रम सतत होगा, जबकि प्रायोगिक विश्लेषण कहता है कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय है। तो साहब नाभिक तो रहा, परमाणु रदरफोर्ड का विफल हो गया। आपके सामने विफलता के दो प्रमुख कारण जो आपको बताई दिए। अब आ जाइए साहब सन 1913 करीब की बात मान लीजिए अब आप। तो अब अपन पढ़ते हैं बोहर का परमाणु प्रतिरूप, या परमाणु मॉडल के दो है ना, जो भी है परमाणु प्रतिरूप। ठीक है साहब। अब ये नई चीज में आगे है ना, लगभग अब आप यूं समझ लो 1913 करीब की बात कर रहे हैं अपन, है ना। रदरफोर्ड की जब अपन बात करते हैं, सॉरी बोहर की जब बात करते हैं तो 1913। तो सब सन 1913 में नील्स बोहर ने, वैज्ञानिक यानी कहते हैं नील्स बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर परमाणु की व्याख्या की है सर। देखो परमाणु रदरफोर्ड का विफल हो चुका है, रदरफोर्ड का सफल कौन हुआ? नाभिक। ये ध्यान रखें, परमाणु अभी भी सेटल नहीं हो पा रहा है ना, न थॉमसन का सेटल हो पा रहा, न रदरफोर्ड का सेटल हो पा रहा। डाल्टन ने तो ऐसी कोई बात बताई नहीं थी, स्ट्रक्चर के संदर्भ में तो बताया नहीं था, तो अपन डाल्टन का नाम नहीं ले रहे। लेकिन थॉमसन ने स्ट्रक्चर बताया था और रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर बताया था, दोनों का स्ट्रक्चर अभी फेल हो गया, समझ में नहीं आ रहा। स्वाभाविक है, तो नील्स बोहर वही काम कर रहे हैं। तो सन 1913 में वैज्ञानिक नील्स बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर परमाणु की व्याख्या की। परमाणु की व्याख्या के संदर्भ में नील्स बोहर के प्रारंभिक निम्न अभिग्रहितों को जानना आवश्यक है। पहले उनकी धारणा समझे ना, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बोहर के अभिग्रहित, है ना। बोहर के अभिग्रहित, है ना। अभिग्रहित को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टुलेट, है ना। और आप तो हिंदी भाषा के तो आप तो मान्यताएं समझ लो, क्या क्या मान्यताएं, है ना। तो सब प्रथम अभिग्रहित बिल्कुल सिंपल है, प्रथम अभिग्रहित यानी बोहर की पहली मान्यता, है ना। बोहर की पहली मान्यता है, बोहर वही मानते हैं जो रदरफोर्ड मानते हैं, लेकिन बोहर की ऑर्बिट व्यवस्था है। तो बोहर यही कह रहे हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है। सभी संभव त्रिज्या नहीं कह रही, ये नील्स बोहर जानते हैं कि सभी संभव त्रिज्या नहीं, और नील्स बोहर ये भी जानते हैं कि रदरफोर्ड के विफल होने का कारण ही नंबर 3 रहा। तो नील्स बोहर गड़बड़ नहीं कर सकते, उन्होंने सभी संभव त्रिज्या नहीं कहा। नील्स बोहर कह रहे हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है, ये सत्य है, सभी संभव त्रिज्या की बात नहीं है ना। इस वृत्ताकार पथ में गति के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो सब वृत्ताकार पथ के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बोले तो mv² अपॉन r,
ये किससे मिलेगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल। तो कूलाम का नियम लगा लो, के Q1 यानी नाभिक पर आवेश, Q2 यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी का वर्ग मतलब बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या का वर्ग कर दिया, है ना। एक R से R कट गया, यानी mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन R। ये बोर का प्रथम अभिग्रहित, बिल्कुल सिंपल है ना। सेकंड, द्वितीय अभिग्रहित। सेकंड पोस्टुलेट यानी दूसरी मान्यता। पहली मान्यता आप समझिए, दूसरी मान्यता क्या है बोर की? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में, अब देखो आगे ना बात, ये बोर नहीं मान रहे सभी संभव त्रिज्या, इसने ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट की संरचना कर दी उन्होंने। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। कोणीय संवेग यानी mvr, h/2π का पूर्ण गुणज यानी nh/2π। क्लियर सब? ये दूसरा अभिग्रहित है ना। यहां n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी कक्षाओं का क्रम है, कक्षाओं का क्रम है, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। क्लियर साहब? ये दूसरा अभिग्रहित, दो मान्यता आपने देख ली। अब क्योंकि मैंने कहा ना, अब से मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रखूंगा आपके सामने। अब ये क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, आप इस n को ही कहते हो मुख्य क्वांटम संख्या। इसीलिए आपके जैसे आपसे मैं पूछूं मुख्य क्वांटम संख्या का क्या बताती है, तो आप कहोगे न परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, वेग आदि बताने वाली संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो n से सब पता लग जाता, त्रिज्या पता लग जाती, वेग पता लग जाती, ऊर्जा पता लग जाती, क्योंकि n तो बोर के सभी फॉर्मूलों में है ना। यही तो वो n है जो त्रिज्या के फॉर्मूले में भी है, वेग के फॉर्मूले में भी है, ऊर्जा के फॉर्मूले में भी है, और तो और तरंग संख्या के फॉर्मूले में भी है। तो बोर के हर फॉर्मूले में n है। अब जिन जिन में n है, त्रिज्या के फॉर्मूले में तो n त्रिज्या बताता है, वेग के फॉर्मूले में तो n वेग बताता है, n ऊर्जा बताता है। तो सब वह क्वांटम संख्या जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, वेग व ऊर्जा दर्शाती है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, है ना। अब सब बोर का जो रेखीय स्पेक्ट्रम, बोर का मुख्य काम था रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। परमाणु प्रतिरूप तो है इससे, भाई परमाणु प्रतिरूप बनेगा तभी रेखीय स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या होगी, है ना। तो अपन ये ना भूलें कि ओरिएंटेड तो अपन किधर है, रेखीय स्पेक्ट्रम की तरफ ही है। लेकिन मतलब बोर उसके लिए ही ये तीसरा अभिग्रहित रखते हैं, और ये तीसरा अभिग्रहित सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं एंड में बताऊंगा आपको, है ना, कि तीसरा अभिग्रहित सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। तृतीय अभिग्रहित, है ना, थर्ड पोस्टुलेशन। तीसरे अभिग्रहित में बोर की व्याख्या है, या तीसरा अभिग्रहित, तीसरी मान्यता है, स्थायी कक्षा में गति के समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है।
अपने ऑर्बिट में, जैसे ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, इनमें जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, क्योंकि बोर इस बात को जानते थे कि ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो अंतत्वगत्वा रदरफोर्ड मॉडल की तरह ये इलेक्ट्रॉन भी नाभिक में कूद जाएगा अंत में, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में कूद जाएगा तो परमाणु फिर स्थायी नहीं रहेगा। तो इस बात को बोर जानते थे कि अगर मैंने भी वही गलती की जो रदरफोर्ड ने की तो मेरा भी परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। नाभिक तो वैसे रदरफोर्ड की खोज थी, और जो प्रायोगिक रूप से और सभी रूप से सत्यापित हो ही चुकी थी, तो नाभिक को तो मानना ही पड़ेगा, उसको तो मान्यता पहले ही मिल चुकी थी, है ना। तो नाभिक पे तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा, वो बिल्कुल क्लियर है, बाय प्रैक्टिकल और सभी तरह से क्लियर। तो सब स्थायी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित होगा तो ऊर्जा उत्सर्जित भी कर सकता है और अवशोषित भी कर सकता है। उदाहरण के लिए निम्न ऊर्जा स्तर N1, निम्न ऊर्जा स्तर N1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये मान लीजिए सब En1, व उच्च ऊर्जा स्तर N2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मान लीजिए En2। तो N2 से N1 में तो N2 उच्च, तो N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से उत्सर्जित ऊर्जा उच्च से निम्न में गया है तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, En2 माइनस En1। यह बोर का तीसरा अभिग्रहित है ना। उच्च से संक्रमण का हो रहा है निम्न में, उच्च से निम्न हुआ तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित होगी, उसका उल्टा होगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, तो फिर मैं उत्सर्जित ऊर्जा ही बोलूंगा, उत्सर्जित। अब यही जो तीसरा अभिग्रहित मुख्य है, क्वांटम के बारे में यही बताएगा, पहले दो नहीं बताएंगे। पहले दो से तो वेग निकाल लो, त्रिज्या निकालो, ऊर्जा निकाल लो, और ऊर्जा निकाल के फिर ऊर्जा किस में रख दो, तीसरे में। जैसे ऊर्जा तीसरे में आ जाएगी तो आप hc/λ लिख देना, इससे तरंग देरी पता पड़ जाएगी, और तरंग देरी पता पड़ गई तो आपको स्पेक्ट्रम पता पड़ जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रम है वो थर्ड से पता पड़ेगा। अब थर्ड के लिए तैयारी करनी पड़ती है, थर्ड के लिए आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। भाई मेरे बोर का सारा काम थर्ड को सोल्व करना है। अब थर्ड के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी किससे निकलेगी, रेडियस से और वेलोसिटी से। तो फिर क्या निकालोगे, वेलोसिटी, फिर क्या, उससे पहले क्या निकालोगे, रेडियस। तो फिर इस तरह से बोर को चलना पड़ा। हम यूँ सोच लेते हैं कि रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ये निकाल के हम खुश हो गए। बोर का मोटिव यहाँ है, इससे मतलब है, वो तो एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। एनर्जी इससे निकलेगी, और एनर्जी वेग त्रिज्या के बिना निकल से, त्रिज्या के बिना स्थिति ऊर्जा नहीं निकल पाएगी, और वेग के बिना गति ऊर्जा नहीं निकल पाएगी। स्थिति और गति ऊर्जा नहीं निकलेगी तो कुल ऊर्जा कैसे निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बोर बहुत सिस्टमेटिक है। आप सिस्टमेटिक नहीं हो, आप त्रिज्या वेग वगैरह को महत्व देते होंगे, आप ऊर्जा को महत्व दें कि जाना टारगेट क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा फिर किस में रखेंगे, तीसरे अभिग्रहित में। तीसरे अभिग्रहित से फिर ये देखो साफ दिख रहा है, hc/λ लिख देंगे, लैम्डा तरंग देरी आ जाएगी, तरंग देरी आ जाएगी तो पता पड़ जाएगा स्पेक्ट्रम कैसा है। तो ये बोर के अभिग्रहित है ना साहब। अब आ जाइए साहब हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। अब सब अपने अभिग्रहितों का उपयोग कर
वैज्ञानिक बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व हाइड्रोजन मॉडल की सफलतम व्याख्या की, है ना। हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 लिखना ही है अपने को, तो हाइड्रोजन परमाणु की सफलतम व्याख्या की। nवीं कक्षा के लिए प्रथम व द्वितीय अभिग्रही से, है ना। तो सब हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 व समीकरण 1 व 2 से nवीं कक्षा के लिए। अब प्रथम अभिग्रहित को कैसे लिखोगे? प्रथम अभिग्रहित है mv स्क्वायर इज इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन r। nवीं कक्षा के लिए रख लो, द्रव्यमान तो सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का समान ही होगा, कक्षा वाइज द्रव्यमान डिफर थोड़ी करता है। z का मान तो आपने 1 रखना ही है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है ही सही, k कांस्टेंट है ही सही, तो v और r ये क्रम पे डिपेंड करते हैं। अलग अलग कक्षा में वेग अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग कक्षा की त्रिज्या अलग अलग होगी। तो nवीं कक्षा के लिए लिखना है, तो nवीं कक्षा के लिए लिखना है तो प्रथम अभिग्रहित को कैसे लिखेंगे? देखो mvn स्क्वायर, है ना, बराबर k ई स्क्वायर अपॉन rn। ये समीकरण 1। कारण समझिए आप, क्योंकि आप शुद्ध किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो Z बराबर 1 रखो। ये मैंने Z बराबर 1 रख दिया, तो ये तो हो गया प्रथम अभिग्रहित। अब दूसरा अभिग्रहित क्या है सब? MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई, है ना। M कांस्टेंट, N कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, वही V और R में लगेगा N। तो सब M VN RN इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तीसरी इक्वेशन की तो बात ही मत करो। तीसरी इक्वेशन पे तो आप कब आओगे? तीसरी इक्वेशन पे तो आप तब आओगे जबकि आप क्या नाम से एनर्जी निकाल लो। तो तीसरा जो अभिग्रहित है उसका यूज तो लेट है। तीसरे अभिग्रहित को तो भी आप काम में मत लो, क्योंकि अभी आपके पास एनर्जी तो है ही नहीं, ऊर्जा नहीं है। तो तीसरा अभिग्रहित तो क्या मांगेगा आपसे? En1 मांगेगा, En2 मांगेगा, नहीं ऊर्जा मांगेगा। अब देखो सब nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। अब ये सब इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एकेडमी में पढ़ रहे हैं ना। तो सब अब पहली चीज, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या Rn है ना। nवीं येलो कलर ही ले लो ना। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या Rn। अब आप nवीं कक्षा की त्रिज्या कह दो, बात एक ही ना। उसी कक्षा की त्रिज्या, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ले रहा हूं जिसमें वो गति कर रहा है। तो कई जने कक्षा की त्रिज्या लिख देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लिखते हैं। बात तो एक ही है कि आप कक्षा की त्रिज्या निकालो, उसी में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालो, चाहे कक्षा की, एक ही बात। अब देखो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाना किधर है? आपको निकालना तो एनर्जी, एक मिनट, आपको निकालना तो ऊर्जा है। देखो उद्देश्य मत भूलना, आप इस पे फोकस है ना। पर अब क्रम है, क्रम पे चलना पड़ा। त्रिज्या, अब देखो कोई याद नहीं रखना, ये दो समीकरण है, आप अपने हिसाब से सोल्व करो, अपने हिसाब से। जैसे मेरे को त्रिज्या निकालनी है, मतलब R, तो V को गायब करना चाहिए,
तो मैं 2 से v का मान निकाल के 1 में डाल दूंगा, v को लुप्त करूंगा r निकल जाएगा, v चाहिए तो r को लुप्त कर देना। तो आप सामान्य 2 गणितीय समीकरण की तरह यूज कीजिए जो आपने 10वीं में करा होगा। तो देखो समीकरण 2 से vn का मान निकालो, vn बराबर NH अपॉन, है ना, vn बराबर NH अपॉन 2 पाई और m RN, देख लो आप, है ना, बस ये गलती होनी चाहिए। 2 में से आपने vn निकाला, NH अपॉन 2 पाई m RN, किस में रख दो, 1 में रख दो, है ना। ऐसे 2 से vn बराबर इतना, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो कहने का मतलब आपको, यार ये थोड़ा पेन और मैश हो जाते हैं, कहने का मतलब आपको बिल्कुल नॉर्मल वे में करना है काम, है ना, में रखने पर, ठीक है ना, रखो सब आराम से, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। m vn का स्क्वायर, स्क्वायर करो उसका, n स्क्वायर, h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m स्क्वायर rn स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल, इज इक्वल टू k e स्क्वायर अपॉन rn, बिल्कुल टेंशन लेस होके, एक rn से rn कट गया, एक m से एक m कट गया, rn बता दो। इसलिए nवीं कक्ष में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, देख लो आप, m स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, उधर से क्या उतरेगा, k e स्क्वायर, ये लो सब त्रिज्या निकल गई, है ना। अब यानी सिंपल, rn बराबर n स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है, देखो h प्लैंक कांस्टेंट है, 4 संख्या है शुद्ध, पाई शुद्ध संख्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, k का मान आप जानते हो 9 × 10 की पावर 9 स्थिर विद्युत की है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है, तो ये कांस्टेंट को मैंने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि जब आप h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, है ना, इसको जब सोल्व करोगे तो ये मान आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। आप चाहो तो 0.529 को आप लिख दो 0.53 एंगस्ट्रॉम, बात वही है, फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसलिए Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर, ये देखो सब, ये वैल्यू है, ये मैंने यहां रख दी, तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ये रख दिया, है ना। 0.53 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अभी एग्जैक्टली लिखूंगा। ये सब nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, 1 मिनट, उसको बोल्ड करना जरूरी है, काम की चीज है वो, ठीक है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इसको समीकरण नंबर कौन सा देना है, समीकरण काम आएंगे ना आगे से आगे, समीकरण नंबर देख लो, 1 2, तीसरा देना है ना अपने को, ये समीकरण नंबर दे दो इसे 3, ये nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अपन ने त्रिज्या बता दी, बड़ा परेशानी है ना, क्लियर। अब देखो आपसे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, जैसे समझो आप, अर्थात
Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, है ना। इसलिए प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष। अब देखो प्रथम कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी, n बराबर 1 लग दो। n बराबर 1 तो प्रथम कक्ष की कितनी, 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना। देखो मैं भी लेगा, है ना। तो प्रथम कक्ष की 0.529। अब द्वितीय, तो n की जगह 2 रखोगे 4 हो जाएगा, तो प्रथम कक्षी जो उसकी 4 गुनी कर दो। 3 रखोगे तो 3 तिया 9, तो प्रथम कक्षी उसको 9 गुना कर दो, तो क्या आएगा 1:2 दूनी 4, 3 तिया 9 एटसेट्रा, है ना। अब देखो अतः प्रथम कक्ष, ये मत लिखना, अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रथम कक्ष n बराबर 1 पर R1 कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम, n का मान तो 1 हो गया। तो प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। द्वितीय कक्ष की त्रिज्या प्रथम कक्ष की 4 गुनी, ऊपर लिख रहा है ना। द्वितीय की प्रथम कक्ष की 4 गुनी और तृतीय की प्रथम कक्ष की 9 गुनी। ये आपके सामने, आपको यहीं तक ये पूछेगा सिद्ध करो कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए R1:R2:R3 इज इक्वल टू 1:4:9 डैश डैश डैश, ऐसे पूछेगा ये आपसे। हो गया सब त्रिज्या, तो ये ऐसे पूछेगा, मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने बता दिया द्वितीय कक्ष की प्रथम की 4 गुनी, तृतीय की प्रथम की 9 गुनी, चतुर्थ की 16 गुनी, है ना। पंचमी की 5वें कक्ष की 25 गुनी, n स्क्वायर करते जाओ, है ना। अब आ जाओ नंबर 2। अब nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, क्लियर सब। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्यों की। अब क्या कक्षा का वेग बोलूंगा क्या, वेग तो इलेक्ट्रॉन का ही ना। तो अब इलेक्ट्रॉन का वेग, अभी भी आपको कुछ भी नथिंग इंपॉर्टेंट, आपको 2 समीकरण हैं, और अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो 2 समीकरण कैसे हल करते हैं वो आप जानते हैं। अब आप क्या करें, r को लुप्त करें, तो r का मान या तो यहां से उठा के वहां रख दें, या वहां से उठा के r का मान यहां रख दें, वो आपकी इच्छा है। तो r का ही रख दें 2 से 1 में ना, तो सब सिंपल है ना। समीकरण 2 से r को गायब करना है ना, Rn बराबर NH/2π mVn। देख लो आप भाई, mVn Rn इज इक्वल टू NH/2π, है ना। तो समीकरण 2 से Rn बराबर NH/2π mVn का मान 1 में रखने पर, ये लो सब 2 मिनट का काम हो गया। 1 में रखने पर रखो। 1 क्या है, मैं इधर लिख देता हूं, बार बार उधर जाने से तो बेटर है। mVn स्क्वायर बराबर k²/Rn, है ना, यही है। इसमें रख दो सब खटाखट, फिर डिलीट कर देंगे। m, अच्छा v तो चाहिए ना, हटाओ। mVn स्क्वायर इज इक्वल टू ke²/Rn। Rn की वैल्यू रखो NH, अब ये ऊपर चला जाएगा 2π mVn, ठीक है ना। तो देखो mVn स्क्वायर ऐसा कैसा ही रहा, ke², और ये वैल्यू अपन ने Rn में बटे की जगह रख दी यहाँ पे, है ना। वो आप करते हो तो इतना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो एक Vn से ये Vn कट गया, बाकी अब तो सामने लिख दो बिल्कुल स्पष्ट, कोई टेंशन ही नहीं। इसलिए इसको मैं डिलीट कर दूं, एक मिनट उधर से कर देता हूं, ये हटा देता है ना, चलो, है ना। इसलिए
वी एन, अब देखो सब ये वी एन बचा, एम से एम भी कट गया सब, ये एम और ये एम कट गए, तो वी एन इज इक्वल टू कितना रहा, 2 पाई के स्क्वायर अपॉन एन एच। देख लो आप अच्छी तरह, है ना, अच्छे से देख लो। ये अपन ने ये प्रथम अभिगयता यहां से मान रखा, एम से एम कट रहा है, आप वो देख लो। अगर मैं डिवाइड भी करता तो भी कट रहा है, अगर मैं 1 में 2 का भाग दूंगा तो भी कटेगा, है ना, तो एम नहीं रहेगा। तो साहब ये कट गया। अब देखो कांस्टेंट को अलग करो, या वी एन, तो 1/n तो संख्या, इसको अलग कर लेता हूं। अब ये बाकी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, है ना, अपॉन ये एच भी कांस्टेंट, ये सब, है ना। अब क्योंकि 2 पाई के स्क्वायर अपॉन एच ये टोटल कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, जिससे आप चाहो तो लगभग में 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, है ना, ये मान रखो। अतः वी एन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दें, मैं एग्जैक्ट रख देता हूं, 2.19 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन एन, है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। मात्रक सब जगह होना चाहिए, यहां भी मात्रक है। ये समीकरण नंबर रही 4, ठीक है साहब। अतः या इसलिए, है ना, अतः 2 बार आ गया ना, तो ठीक नहीं लगता लैंग्वेज में। इसलिए वी एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, है ना, यानी प्रथम कक्ष में n बराबर 1, तो थोड़ा सा इधर लिख लो, तो v1 बराबर कितना, 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो सब प्रथम कक्ष में तो इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, आप 2.2 भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रथम कक्ष में तो 2.2 या 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड प्रथम वाले में, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट। लेकिन अब जैसे जैसे ऑर्बिट का क्रम बढ़ेगा, यानी n बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, है ना। अर्थात v1 रेशो v2 रेशो v3 इज इक्वल टू 1/1 रेशो 1/2 रेशो 1/3 एंड सो ऑन। यानी प्रथम कक्ष में 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे कक्ष में उसका आधा, तीसरे में 1/3। तो जैसे जैसे कक्षा का क्रम बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाएगा। तो सब अपन ने अब त्रिज्या निकाल ली समीकरण 3 में, और समीकरण 4 में अपन ने वेग निकाल लिया। आपको मैं वापस वहीं ले चलता हूं। अल्टीमेट अपन चाहते किसको है, अपना पूरा ध्यान किस पे रखो आप, 30 से वेग। अब हम नंबर 3 पर, यानी नंबर 1 पे nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल ली, नंबर 2 पे nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल लिया। अब हम निकालेंगे nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और जैसे ऊर्जा निकालेंगे फिर ऊर्जा का मान इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करते लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आते स्पेक्ट्रम आ जाएगा, और स्पेक्ट्रम आते पता पड़ जाएगा कि स्पेक्ट्रम रेखीय है या स्पेक्ट्रम सतत है। अगर रेखीय प्रूव हो जाता है तो फिर तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो बच्चों अब एनर्जी वगैरह है, तो अपने पास इस एपिसोड में तो अब समय कम बचा है, इसको तो अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। अब जहाँ तक ऊर्जा वगैरह की बात है तो अपन उसको नेक्स्ट वाले में ले लेंगे। ये आपका पड़ा हुआ मटेरियल है, थोड़ा कंफर्ट रो,
मैं चाहता हूं कि ठीक है एक सामान्य तरीके से समझाए, क्योंकि अपने तो फिजिक्स में ही आते हैं, एकेडमिक में ऐसे पूछ लेते हैं। मतलब बच्चों को बोनस देने के लिए है ये, तो उसका अपने को पूरा पूरा एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि आपके केमिस्ट्री में 11th में होता है ये, और आप आज 12th में हो, तो कई बार याद भी नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड, हालांकि धीमी तो नहीं, स्पीड तो स्पीड के हिसाब से चल रही, लेकिन बोलना तो पड़ता है, फिर भी टाइम तो लगता ही है ना। तो बस बच्चों आज इतना ही, फिर बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।